नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हमारे आज का टॉपिक है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। और जो दल बदल का मुद्दा है, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमेशा ही विवाद का बिंदु बना रहता है। इसके कारण ये अक्सर चर्चा में भी रहता है। और जो मुद्दे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखते हैं या स्टेट सिविल सर्विस के पीवाईक्यूज को देखते हैं, तो पाते हैं कि प्रत्येक 1 या 2 साल के अंतराल में दल बदल से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन को इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो जो दल बदल का टॉपिक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजिंग भी है। तो यहां मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में इस टॉपिक को जितने सिंपल फॉर्म में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं, उतने सिंपल फॉर्म में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हालांकि इससे ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन आपको वीडियो को एक साथ देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो लंबा लगता है तो आप बीच में पॉज कर सकते हो, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक कुछ ही पी के उसके बाद दोबारा देख सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरे वीडियो को देख लिया, तो मुझे ये लगता है कि फिर आपको बार बार अलग अलग जगह से दल बदल के टॉपिक को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलो अब इस भाषण के बाद मैं दल बदल विरोधी कानून को शुरू कर लेता हूं। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दल बदल किसको कहते हैं, सामान्य अर्थों में। विशेष अर्थ में बाद में देखेंगे। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दल बदल कहेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि दल बदल विरोधी कानून की चर्चा कहां पर है। तो दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और यह संशोधन कब हुआ था, यह संशोधन हुआ था 1985 में। 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, उसने संविधान में 52वां संशोधन किया और संविधान में 10th शेड्यूल को जोड़ा, 10वीं अनुसूची को जोड़ा। और इस 10वीं अनुसूची को ही लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, क्योंकि 10वीं अनुसूची में कई ऐसे प्रोविजन हैं जो दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए 10वीं अनुसूची को लोकप्रिय रूप से हम एंटी डिफेक्शन लॉ कह देते हैं। फिर इस कानून में कुछ खामियां रह गई थी, कुछ लूप होल्स रह गए थे, जिसका दल बदलू लोग फायदा उठा रहे थे। तो फिर दोबारा से संविधान में संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी। फिर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में कुछ परिवर्तन किया गया, और 10वीं अनुसूची में जो खामियां थी, जिसका फायदा दल बदलू लोग उठा रहे थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। तो जो दल बदल का कानून है, वो किसका हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, क्योंकि 10th शेड्यूल को ही हम दल बदल कानून कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ये दल बदल का कानून है, ये लागू किसके ऊपर होता है। दल बदल का कानून लागू किसके ऊपर होता है। तो जो दल बदल का कानून है, ये सदन के सदस्यों के ऊपर लागू होता है। जो दल बदल का कानून है, वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी सदन के सदस्यों पर लागू होता है। अगर हम केंद्र सरकार के स्तर पर देखें, तो केंद्र सरकार के स्तर पर विधायिका कौन है, हमारी संसद। और संसद में 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो दल बदल कानून लोकसभा के सदस्यों पर भी लागू होता है, राज्यसभा के सदस्यों पर भी लागू होता है। इसी तरह से राज्य सरकार के स्तर पर विधायिका कौन है, तो राज्य सरकार के स्तर पर राज्य विधानसभा तो निश्चित रूप से होती है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। तो जो विधानसभा के सदस्य हैं और जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इनके ऊपर भी दल बदल का कानून लागू होता है। दल बदल के प्रावधान जिस तरह से संसद के सदस्यों पर लागू होते हैं, सेम उसी तरह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं, एज इट इज लागू होते हैं। तो दल बदल के प्रावधान
किन लोगों पर लागू होते हैं? तो दल बदल के प्रावधान राजनीतिक पार्टियों के उन लोगों पर लागू होते हैं जो सदन के सदस्य होते हैं। वो अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता जो सर के ऊपर बैनर लेकर घूमते हैं और कभी उस पार्टी में चले गए, कभी इस पार्टी में चले गए, उनके ऊपर दल बदल के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। क्योंकि उनके पास खोने के लिए क्या है? उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर किसी सांसद या विधायक के विरुद्ध दल बदल के प्रावधान लागू कर दिए जाते हैं और दल बदल अगर सिद्ध हो जाता है कि सांसद या विधायक ने दल बदल किया है, तो फिर उस सांसद या विधायक को सदन से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है, उसको सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जिसके कारण उसकी सांसदी या विधायकी चली जाती है। यानी वो अब सांसद या विधायक नहीं रह सकता है, सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। तो अगर किसी संसद के सदस्य के ऊपर या राज्य विधानमंडल के सदस्य के ऊपर दल बदल के प्रावधान लागू किए जाते हैं और अगर वो प्रावधान सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर उस सदस्य को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है हाउस से। अब हम आगे ये देख लेते हैं कि दल बदल के प्रावधानों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, दल बदल के प्रावधान पहली बार कब आए? 1985 में। दल बदल के प्रावधान पहली बार आए हैं 1985 में, जब 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। लेकिन हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया था। हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया था। तो फिर हमें 1985 में जाकर दल बदल के प्रावधानों की आवश्यकता क्यों पड़ी? सोच सकते हो? देखो, भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। दोनों स्तर पर हमारी क्या है? संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली में सरकार कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, कार्यपालिका कैसे बनती है? तो संसदीय प्रणाली में सरकार तब बनती है जब किसी राजनीतिक दल को निम्न सदन में बहुमत प्राप्त होता है। जैसे राज्यों के स्तर पर जिस भी राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा, तो उस राजनीतिक दल का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसी तरह से केंद्र सरकार के स्तर पर देखें तो जिस भी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन अनुमान लगाओ कि अगर राजनीतिक दल के सदस्य एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में जंप करने लग जाएंगे, तो इससे सरकारों का स्थायित्व तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे राजस्थान विधानसभा का एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें। राजस्थान विधानसभा में कितने एमएलए हैं? 200। तो राजस्थान विधानसभा में 200 क्या है? एमएलए हैं। 200 एमएलए हैं। मान लेते हैं इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीटें मान लेते हैं? 110 सीटें मान लेते हैं। बीजेपी को सीटें मिली हैं 110 और कांग्रेस को मान लेते हैं 90 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को मान लेते हैं 90 सीटें मिली हैं। तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। लेकिन अगर बीजेपी पार्टी या कुछ विधायक, मान लेते हैं कि 20 विधायक बीजेपी को छोड़कर अगर कांग्रेस में चले जाते हैं, तो फिर अब सरकार किसकी बन जाएगी? कांग्रेस की बन जाएगी और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो दल बदल के कारण क्या हो सकता है? सरकारों में अस्थायित्व तो उत्पन्न हो सकता है। कुछ सरकारें गिरेंगी, कुछ नई सरकार बनेंगी। और ऐसा ही खेल चालू हो गया था विशेष रूप से 1967 के चुनाव के बाद, क्योंकि 1967 तक 3 इलेक्शन हुए, 4 मान लो, 1952 में, 57 में, 62 में और 67 में। तो 1967 से पहले क्या स्थिति थी? केंद्र के स्तर पे और राज्यों के स्तर पर, दोनों स्तर पर कांग्रेस की सरकारें थी। राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें और वो भी ठीक ठाक मेजोरिटी से, और केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार चली रही थी। लेकिन जब 1967 में इलेक्शन हुए तो कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी है उसको बहुमत नहीं मिला। तो फिर राज्यों के अंदर जोड़ तोड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई
कि कांग्रेस के सदस्य दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में सदस्य कांग्रेस में आ रहे हैं, और सरकारें गिर रही हैं और बन रही हैं, और विधायकों को जो ज्यादा लालच दे रहा था विधायक उसी तरफ जा रहे थे। विधायकों को जो पार्टी कर रही थी कि हम आपको बड़ा पद देंगे, बड़ा मंत्री पद देंगे, या फिर आपको पूरा भरा हुआ कैश से बैग दे देंगे। तो विधायक धन और सत्ता के चक्कर में एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक पार्टी में जा रहे थे, दूसरी को छोड़कर वापस आ रहे थे। हरियाणा में उस समय एक विधायक थे गयालाल जी, उन्होंने एक ही दिन में 3 राजनीतिक पार्टियों को चेंज किया। तो उसके कारण हरियाणा की जो सरकार थी वो अनस्टेबल हो रही थी। एक विधायक ही और पूरी सरकार को अनस्टेबल कर रहा था। तो उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो टेंशन में आए हुए थे कि गयालाल जी मेरी सरकार गिरा तो नहीं देंगे। तो जैसे सुबह सुबह वो पार्टी में आ गए, दोपहर होते होते चले गए, शाम होते होते वो दोबारा से पार्टी में आ गए। तो शाम को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे किसी ने पूछा कि गयालाल जी की अभी क्या स्थिति है, क्या वो आपके साथ हैं या विपक्षियों के साथ हैं? तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि गयाराम अब आयाराम हो गए हैं, यानी गयालाल जी वापस हमारी पार्टी में आ गए हैं, तो सरकार के स्थायित्व को लेकर कोई टेंशन नहीं है। तो फिर तभी से दल बदलुओं को आयाराम गयाराम कहा जाने लगा। इससे सभी की सभी राजनीतिक पार्टियां परेशान हो गई, क्योंकि उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा ही नहीं था। केंद्र सरकार के स्तर पर दल बदल फिर भी कम हुए हैं, लेकिन राज्यों के स्तर पर तो दल बदल के मामले में खेल ही शुरू हो गया था। थोक में दल बदल होते थे। राज्य सरकार को पता ही नहीं होता था कि कल हमारी सरकार रहेगी या गिर जाएगी। इसी कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार में भी अकूतवर्दी हो चुकी थी। राजनीतिक नैतिकता थी वो खत्म हो चुकी थी, और विधायक हैं वो पैसे के लालच में कुछ भी करने को तैयार थे, सत्ता के लालच में कुछ भी करने को तैयार थे। तो फिर सभी राजनीतिक दलों ने चर्चा की, और चर्चा के बाद संविधान में संशोधन किया गया और दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और देखो, दल बदल की समस्या है वो संसदीय लोकतंत्र की समस्या है। यह समस्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की नहीं है, अध्यक्षीय प्रणाली की समस्या नहीं है। क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति चुना जाता है, जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुना जाता है, उसको वहां के लोअर हाउस में बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। वो विधायिका से स्वतंत्र रहकर अपने पद पर बना रहता है। जबकि भारत में जो भी सरकार चुनी जाएगी, चाहे केंद्र के स्तर पर चाहे राज्यों के स्तर पर, वो सरकार तभी तक अपने पद पर बनी रहेगी जब उसे लोअर हाउस में मेजोरिटी रहेगी। तो दल बदल की समस्या संसदीय लोकतंत्र के मामले में ही है। अब हम ये देख लेते हैं कि दल बदल हम मानेंगे किसको। अब हम ये देख लेते हैं कि दल बदल किसको माना जाएगा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, अगर कोई एमपी या एमएलए या एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है जिस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर वो जीतकर सदन में पहुंचा है, यानी कोई पार्टी का सांसद या विधायक था, वो चुनाव जीतकर सदन में पहुंच गया, और सदन में पहुंचने के बाद वो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी से त्यागपत्र दे दे, तो इसे दल बदल माना जाएगा। स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे, तो इसे दल बदल माना जाएगा। स्वेच्छा से त्यागपत्र देने का यह अर्थ कतई नहीं है कि वो फॉर्मली लिख के त्यागपत्र देगा कि मैं अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे रहा हूं। अगर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन भी कर लेता है तो भी ये माना जाएगा कि वो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी से त्यागपत्र दे रहा है। और अगर वो विधायक या सांसद दल बदल विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो भी ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। जैसे ये शरद यादव जी हैं, तो ये जेडीयू से राज्यसभा में पहुंचे हुए थे, राज्यसभा के सदस्य थे। फिर ये जेडीयू के सदस्य रहते रहते इन्होंने आरजेडी की रैली में भाग लिया और उनके पक्ष में कुछ भाषण वगैरह दिया।
तो फिर इनको दल बदल के आधार पर राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। तो फिर ये कोर्ट पहुंचे, तो फिर कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा कि अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो तो आपको दल बदल का दोषी माना जाएगा। तो कोई अगर विधायक या सांसद पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है तो यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे दिया है जिस दल के चुनाव चिन्ह पर जीतकर वो सदन में पहुंचा था। दूसरा देख लेते हैं, अगर कोई सांसद या विधायक है, अगर कोई सांसद या विधायक अपने दल के निर्देशों का उल्लंघन करे, अगर कोई सांसद या विधायक सदन में, अगर कोई सांसद या विधायक सदन में अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध, अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध, अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध, निर्देशों व्हिप के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, सदन में अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान नहीं करता है, मतदान करता है या मतदान नहीं करता है, या मतदान नहीं करता है, नहीं करता है, तो इसे भी दल बदल का दोषी माना जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई कांग्रेस का एमएलए है, कोई कांग्रेस का एमएलए है, देखो मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि सदन के अंदर, मामला किसके अंदर है, सदन के अंदर, अगर सदन के अंदर दिए गए अपने पार्टी के निर्देशों को अगर कोई सदस्य फॉलो नहीं करता है तो उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी का कोई एमएलए है, राजस्थान विधानसभा कोई एमएलए है जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने उस सदन के लिए, यानी सदन में कांग्रेस पार्टी का एक व्हिप होगा, मान लेते हैं सदन में कांग्रेस पार्टी के 90 सदस्य हैं, तो इनमें से कांग्रेस पार्टी अपने एक सदस्य को विधानसभा के अंदर व्हिप नियुक्त कर देगी, सचेतक नियुक्त कर देगी, जो कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों के लिए व्हिप जारी करेगा, निर्देश जारी करेगा कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर उन्हें किस तरफ मतदान करना है, किसी बिल के पक्ष में मतदान करना है या किसी बिल के विपक्ष में मतदान करना है या मतदान से एब्सेंट रहना है। और अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक इन निर्देशों को फॉलो नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने व्हिप का उल्लंघन किया है, पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है, और इस आधार पर उसको दल बदल का दोषी माना जा सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी एमएलए ने पार्टी के निर्देशों को फॉलो नहीं किया, पार्टी के व्हिप को फॉलो नहीं किया और व्हिप के अगेंस्ट उसने वोटिंग कर दी, लेकिन फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने राजनीतिक दल से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दिया जाए, दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो अगर वो राजनीतिक दल 15 दिनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति को माफ कर देता है तो फिर उसको दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। माफ कैसे करेगा वो राजनीतिक दल? वो राजनीतिक दल किसको लिखेगा? वो लिखेगा अध्यक्ष को, सदन के अध्यक्ष को, कि हमने हमारे सदस्य को माफ कर दिया है, अब आप दल बदल के संबंध में इसके ऊपर कोई भी निर्णय मत लेना। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय सदस्य, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे भी दल बदल का दोषी माना जाएगा। अरे ये भी तो एक प्रकार की धोखाधड़ी है ना, मोरल फ्रॉड है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ। अरे ऐसा हो सकता है कि लोगों ने उसको सिर्फ इसलिए वोट दिया हो कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि लोग किसी पर्टिकुलर पार्टियों से नफरत करते हो, उन्हें वो पार्टियां पसंद नहीं हो कि हम इन राजनीतिक पार्टियों को वोट तो कतई नहीं देंगे, हम तो हमारा वोट निर्दलीय को दे देंगे, और फिर निर्दलीय भी उसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनके साथ तो एक तरह से धोखाधड़ी हो गई ना। उन्होंने तो वोट निर्दलीय को दिया था और निर्दलीय बाद में जाके पार्टी में शामिल हो गया पद के लिए या पैसे के लिए। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि कोई अगर निर्दलीय सदस्य भी है और वो चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे भी दल बदल का दोषी माना जाएगा। फोर्थ वन, अगर कोई मनोनीत सदस्य है, अगर कोई मनोनीत सदस्य है
वो अपने मनोनयन के 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसे भी दल बदल का दोषी माना जाएगा। वो अपने मनोनयन के 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा तो फिर उसे दल बदल का दोषी मान लेंगे। तो ये तो हमने ये देख लिया कि दल बदल किसे माना जाएगा। अब हम दल बदल के अपवाद भी देख लेते हैं। दल बदल के अपवाद, तो एक तो जो सदन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, सभापति उपसभापति हैं, उनको दल बदल के प्रावधानों से छूट दी गई है। अरे जैसे लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति उपसभापति, इसी तरह से विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति उपसभापति। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य सभापति और उपसभापति उस राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे सकते हैं जिस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर जीतकर वो सदन में पहुंचे हैं। और ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? ऐसी व्यवस्था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के न्यूट्रलिटी के पक्ष में की गई है। अरे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मेन कार्य क्या होता है? सदन को संचालित करना। और सदन किस व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए? एक न्यूट्रल व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देते हैं तो यह दिखाई देगा ना कि ये लोग और अधिक न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे न्याय के मामले में क्या कहते हैं कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। तो इसी तरह से अध्यक्ष केवल न्यूट्रल होना ही नहीं चाहिए, वो न्यूट्रल दिखाई भी देना चाहिए। इसीलिए 10वीं अनुसूची में अपवाद के रूप में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है या सभापति या उपसभापति के रूप में चुन लिया जाता है तो फिर वो अपने उस राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे सकता है जिस दल के चुनाव चिन्ह पर जीतकर वो सदन में आया है। और ब्रिटेन में तो ये व्यवस्था है, जो व्यक्ति अध्यक्ष बन गया वो अनिवार्य रूप से अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देता ही है और दोबारा वो दलगत राजनीति में प्रवेश भी नहीं करता है। वहां तो अध्यक्ष के संबंध में और काफी ऊंचे स्टैंडर्ड्स विकसित हुए हैं जो वहां अध्यक्ष की न्यूट्रलिटी की व्यवस्था करते हैं। हालांकि भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्टी से जुड़े रहते हैं सामान्यतः और वो अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र नहीं देते हैं, पक्षपात भी करते हैं। दूसरा अपवाद, अगर किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य चाहें तो वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में मर्ज कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य चाहें तो दूसरे राजनीतिक दल में क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं या कोई नया राजनीतिक दल बना सकते हैं। इन्हें दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि हो सकता है कि किसी पार्टी के अधिकतर सदस्यों को, जो सदन के सदस्य हैं, उनको यह लगे कि हमारी पार्टी उन सिद्धांतों के आधार पर नहीं चल रही जिन सिद्धांतों के आधार पर इसे बनाया गया था। तो फिर सदन के अगर उस पार्टी के सदन के अगर 2/3 सदस्य चाहें तो दूसरे राजनीतिक दल में मर्ज कर सकते हैं या नया राजनीतिक दल बना सकते हैं। जैसे राजस्थान में 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए, राजस्थान में 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए और इस 15वीं विधानसभा में बसपा के 6 विधायक जीत के आए। बसपा के कुल 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे और फिर ये 6 के 6 विधायक किसमें शामिल हो गए? कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इन्हें दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया गया, क्योंकि अगर 4 शामिल होते तो भी काम चल जाता, लेकिन ये तो 6 के 6 शामिल हो गए, यानी पूरी की पूरी पार्टी मर्ज हो गई किसमें? कांग्रेस में। तो ये हमने दल बदल के अपवाद भी देख लिए। अब हम आगे देख लेते हैं दल बदल से जुड़ी समस्याएं, यानी 10वीं अनुसूची से जुड़ी समस्याएं। तो सबसे बड़ी समस्या तो क्या है कि दल बदल के संबंध में जो निर्णय दिया जाता है कि पर्टिकुलर सदस्य ने दल बदल किया है या नहीं किया है, यह निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है। यह निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा दिया जाता है, सभापति के द्वारा दिया जाता है।
जैसे लोकसभा है तो उसके मामले में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देंगे, राज्यसभा है तो उसके मामले में निर्णय राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो देंगे। इसी तरह से मामला विधानसभा का है, दल बदल का मामला है तो निर्णय अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा, विधान परिषद का मामला है तो निर्णय सभापति के द्वारा दिया जाएगा। अब मैं सिंपल रूप से केवल अध्यक्ष बोलूंगा, अध्यक्ष के अर्थ में आप निहित मान लाई मैं सभापति बोल रहा हूं, ठीक है। तो दल बदल के संबंध में जो निर्णय है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। और दल बदल के संबंध में अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो एक अर्ध न्यायिक निर्णय होता है, क्वाजी जुडिशियल निर्णय होता है। दल बदल के संबंध में अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो क्वाजी जुडिशियल होता है, क्वाजी जुडिशियल होता है, क्वाजी जुडिशियल होता है, अर्ध न्यायिक होता है, अर्ध न्यायिक होता है, अर्ध न्यायिक निर्णय होता है, अर्ध न्यायिक निर्णय होता है। अर्ध न्यायिक निर्णय का अर्थ है कि ऐसा निर्णय जिसका प्रभाव न्यायपालिका के निर्णय के समान हो, लेकिन वो निर्णय न्यायपालिका के बाहर किसी अन्य संस्था के द्वारा दिया गया हो। यानी अगर कोई निर्णय न्यायपालिका देगी तो न्यायिक निर्णय, लेकिन निर्णय ऐसी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है जो न्यायपालिका नहीं है, प्रॉपर न्यायपालिका नहीं है, जैसे कोई ट्रिब्यूनल है या इस मामले में जैसे अध्यक्ष ही है, तो अध्यक्ष का निर्णय न्यायपालिका के निर्णय के समान है, लेकिन ये निर्णय न्यायपालिका के द्वारा तो नहीं दिया जा रहा, इसलिए ऐसे निर्णयों को क्या कहेंगे, अर्ध न्यायिक निर्णय। लेकिन क्या अध्यक्ष न्यायपालिका की तरफ निष्पक्षता की प्रक्रिया को अपनाता है? अध्यक्ष के द्वारा दल बदल के संबंध में जो निर्णय दिया जाता है वो अर्ध न्यायिक निर्णय होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अध्यक्ष है वो न्यायपालिका की निष्पक्षता जैसी प्रक्रिया को अपनाता नहीं है। जब हम भारतीय संदर्भों में देखते हैं तो विशेष रूप से राज्यों के स्तर पर हम ये देखते हैं कि जो अध्यक्ष और सभापति हैं वो भयंकर पक्षपात करते हैं, वो पूरी तरह से अपने पार्टी की तरफ झुके रहते हैं, वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं और उसके फेवर में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी दल बदल के मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय देने की है, निष्पक्ष रूप से निर्णय देने की है। तो एक बड़ी समस्या है कि नहीं है कि निर्णय किसके द्वारा दिया जाएगा, निर्णय अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा, जबकि भारतीय परिस्थितियों में अध्यक्ष वो पक्षपात करता है, वो न्यायपालिका की निष्पक्षता जैसी प्रक्रिया को अपनाता नहीं है। और 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया था, उसके पैरा 7 में ये प्रावधान था, उसके पैरा 7 में ये प्रावधान था कि अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा दल बदल के संबंध में वो निर्णय फाइनल होगा, यानी उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो फिर अध्यक्ष और सभापतियों ने लगातार इस तरह के पक्षपात किए, मामले कोर्ट में गए। फिर 1992 में क्योतो होलोहन केस में, 1992 में क्योतो होलोहन केस में, क्योतो होलोहन केस में, क्योतो होलोहन केस में, क्योतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल के मामले में अध्यक्ष जो निर्णय देगा हम उस निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि दल बदल के मामले में अध्यक्ष जो निर्णय देता है वो निर्णय ट्राइब्यूनल के निर्णय की तरह है, वो ट्राइब्यूनल के निर्णय की तरह है, अधिकरण के निर्णय की तरह है, और किसी भी अधिकरण के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष के निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो फिर सरकार ने आपत्ति उठाई कि ये तो आप गलत कर रहे हो, जब संविधान में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू वैसे भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप न्यायपालिका से छीन नहीं सकते हो, तो हम अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। क्योंकि अध्यक्ष के निर्णय के न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों पड़ी कोर्ट की? क्योंकि अध्यक्षों ने अपने निर्णय के अंदर काफी बार पक्षपात किया, राज्यों के स्तर पर तो स्थिति बेहद खराब थी, इसीलिए फिर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और अध्यक्ष के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू करना पड़ा।
तो न्यायपालिका अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और फैसले में सुधार भी कर सकती है। लेकिन इसमें एक समस्या भी है, क्योंकि जब न्यायपालिका में कोई मामला जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया आपको पता काफी धीमी होती है। तो कई बार जब तक न्यायपालिका का निर्णय आता है तब तक फैसले की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है। जैसे 2015 में बिहार विधानसभा के किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया। एमएलए को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई किसने किया? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने। किस आधार पर? दल बदल के आधार पर। फिर ये एमएलए हैं, ये मामले को लेके गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फैसला एमएलए के पक्ष में दिया कि एमएलए दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन इस फैसले की कोई प्रासंगिकता नहीं रही, क्योंकि जब तक इसका निर्णय आया तब तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल ही पूरा हो चुका था। विधानसभा का कार्यकाल ही पूरा हो चुका था, तो फैसले की प्रासंगिकता भी समाप्त हो चुकी थी। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? कुछ सुझाव ध्यान में है तो बताओ। सुझाव तो देखो, ऐसा किया जा सकता है ना कि अगर संसद सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है तो इस संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जा सकता है, और अगर विधानमंडल के सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है तो निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जा सकता है। जैसे दल बदल के अलावा जो भी अन्य आधार हैं उनके जैसे दल बदल के अलावा जो अन्य आधार हैं उन आधारों पर अगर संसद सदस्य को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे, और विधायकों को अगर डिस्क्वालीफाई करेंगे तो राज्य के राज्यपाल करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इन मामलों में अनिवार्य रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय के आधार पर ही काम करते हैं, और इन मामलों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय है वो अंतिम होती है। यानी इसमें राष्ट्रपति का अपना व्यक्तिगत फैसला नहीं होता, नहीं राष्ट्रपति का राजनीतिक फैसला होता है। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर भी ऐसा नहीं करते हैं। तो दल बदल के अलावा जितने भी अन्य मामले हैं उनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल जब संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता का फैसला करते हैं तो फैसला चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर किया जाता है। तो ऐसा दल बदल के मामले में भी तो किया जा सकता है। इसमें क्या समस्या है भाई? दल बदल के मामले में ही अध्यक्ष या सभापति निर्णय क्यों लें? इस मामले में भी तो निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल ले ही सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। इसमें बड़ी समस्या यह है कि जो सदन की प्रक्रिया होती है उसमें कोई भी बाहर की संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 122 क्या कहता है कि सदन को अपनी प्रक्रिया को स्वयं रेगुलेट करने का अधिकार है। सदन अपनी प्रक्रिया से चलेगा। कोई भी बाहर की जो ताकत है, चाहे वो न्यायपालिका है, राष्ट्रपति, राज्यपाल है, चुनाव आयोग है, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ी संवैधानिक समस्या है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जो दल बदल के जो मामले हैं इनकी जांच के लिए एक ट्राइब्यूनल का गठन किया जा सकता है, एक अधिकरण का गठन किया जा सकता है। यानी देश में एक ट्राइब्यूनल गठित कर दें और देश में जितने भी दल बदल के मामले आए वो उस ट्रिब्यूनल के पास चले जाएं और वो उस मामले में निर्णय दें। लेकिन सरकार ने इस निर्णय को एक्सेप्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की सलाह को एक्सेप्ट नहीं किया। और समस्या देख लेते हैं हम। दूसरी समस्या, जो निर्दलीय सदस्य हैं, जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो अपना पाला तो बदल ही सकते हैं, अपनी साइड तो बदल ही सकते हैं। जो निर्दलीय विधायक या सांसद हैं वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे सकते हैं और कभी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है ना कि कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें ज्यादा सत्ता का लालच दे रही हो, ज्यादा धन का लालच दे रही हो, तो वो उधर चले जाएं, बार बार वो पाला बदलने लग जाएं। इससे भी तो सरकार में अस्थायी तो उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यवस्था 10वीं अनुसूची में नहीं की गई है।
अदरवाइज ऐसी व्यवस्था की जा सकती थी ना कि निर्दलीय सांसद या विधायक एक बार जिस राजनीतिक दल से जुड़ गए फिर उससे वो बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन 10वीं अनुसूची में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, जो गठबंधन के भागीदार होते हैं, गठबंधन के विभिन्न दल होते हैं, इनके मामले में भी 10वीं अनुसूची में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे गठबंधन की कोई भी पार्टी कभी भी गठबंधन से अलग हो सकती है, लेकिन इससे निपटने के लिए 10वीं अनुसूची में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे 2019 में जब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी और शिवसेना दोनों ने साथ साथ चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद दोनों अलग हो गए। शिवसेना चली गई ध्रुव विरोधी तत्वों के साथ। किन किन के साथ? कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ। इनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। तो ये भी तो एक तरह से लोगों के साथ मोरल फ्रॉड तो ये है ही ना। महाराष्ट्र के लोगों के साथ मोरल फ्रॉड तो हुआ ही। अरे लोगों ने शिवसेना को इसलिए वोट दिया क्योंकि बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, और बीजेपी को इसलिए वोट दिया कि ये शिवसेना के साथ जुड़े हुए थे। यानी बीजेपी और शिवसेना एक तरह से दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, तो लोगों ने इसलिए इनको वोट दिया। फिर जो ही चुनाव के रिजल्ट आए तो फिर शिवसेना को लगा कि बीजेपी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन शिवसेना किसके साथ चली गई? जो इनकी विरोधी पार्टियां थी, जिनके विरोध में इन्होंने चुनाव लड़ा था, एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना चली गई। तो ये भी तो एक तरह का मोरल फ्रॉड तो है ही ना। अरे लोगों ने वोट क्यों दिया था और फिर उनके वोट का परिणाम क्या निकल रहा है? यानी गठबंधन दल का कोई भागीदार है, गठबंधन दल की कोई पार्टी है, अगर वो गठबंधन को तोड़कर विपरीत साइड में भी चली जाती है तो इससे निपटने के लिए कोई भी प्रावधान 10वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। नेक्स्ट, जो दल बदल के प्रावधान हैं वो हमारे संसद सदस्यों के और राज्य विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकारों का भी तो एक तरह से हनन करते हैं। अरे जैसे जो हमारे सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है कि वो सदन में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी तरह भी वो मतदान कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जब से संविधान में 10वीं अनुसूची जुड़ी है, दल बदल विरोधी प्रावधान जुड़े हैं, तब से सांसद या विधायक हैं, उनको पार्टी लाइन के अनुसार ही सदन में मतदान करना पड़ता है। अगर वो पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, अगर वो पार्टी की व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर दल बदल के प्रावधान लागू हो जाते हैं। तो ये भी तो एक समस्या तो है ही ना। अरे फिर सांसद या विधायक सदन में अपने आप को सही तरीके से, स्वतंत्र तरीके से एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे? अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विचारों को कैसे रख पाएंगे? अगर वो अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता से मतदान ही नहीं कर पाएंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो तो राजनीतिक पार्टी के एक तरह से गुलाम हो गए ना, क्योंकि उनको तो पार्टी लाइन के अनुसार ही काम करना है। पार्टी ने कह दिया कि सदन में मतदान इस तरीके से करना है, तो फिर विधायक या सांसद के पास कोई चारा नहीं है। उनको पार्टी लाइन के अनुसार ही मतदान करना पड़ेगा, पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही मतदान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पार्टी लाइन के अनुसार मतदान नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर दल बदल के प्रावधान लागू हो जाएंगे और उनकी सांसदी और विधायकी चली जाएगी। तो कौन सांसद या विधायक चाहेगा कि उसकी सांसदी या विधायकी चली जाए? वैसे भी आपको पता है कि सांसद या विधायक बनना कोई आसान काम नहीं है। तो एक तरह से संसदीय विशेषाधिकार और जो दल बदल के प्रावधान है, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? तो इसमें ऐसा किया जा सकता है ना कि जहां पर मतदान सरकार के स्थायित्व से जुड़ा हुआ हो, वहां तो विधायक या सांसद को पार्टी के निर्देशों के अनुसार मतदान करना चाहिए। जैसे अविश्वास प्रस्ताव का मामला है, विश्वास प्रस्ताव का मामला है, बजट को पारित कराने का मामला है, तो ऐसे मामलों में तो पार्टी के निर्देशानुसार मतदान को बाध्य कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा मामला है जो सरकार के स्थायित्व से नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे किसी
विधेयक को पास कराने का मामला है, किसी बिल को पास कराने का मामला है, तो ये पार्टी के स्थायित्व से नहीं जुड़ा है, भ्रष्टाचार से नहीं जुड़ा है। तो ऐसे मामलों में जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको छूट दी जानी चाहिए कि वो अपने मत के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से मतदान कर सकें, क्योंकि दल बदल के प्रावधान हैं वो मतदान के ऊपर लागू होते हैं। संसद में आप भाषणबाजी कुछ भी करोगे चलेगा, ये प्रावधान मतदान के ऊपर लागू होते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इनसे निपटने के लिए 10वीं अनुसूची में कुछ और संशोधन किए जाने अपेक्षित प्रतीत होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं दल बदल के प्रावधानों कितने सफल रहे हैं या कितने असफल रहे हैं। यानी हम दल बदल के प्रावधानों का आकलन देख लेते हैं, आकलन कर लेते हैं कि वो प्रावधान सफल रहे हैं या असफल रहे हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो दल बदल के प्रावधान काफी हद तक सफल भी रहे हैं। जैसे इसके कारण व्यक्तिगत जो दल बदल है वो काफी हद तक रुक गया है। व्यक्तिगत स्तर पर जो दल बदल होते थे, व्यक्तिगत स्तर पर जो दल बदल होते थे, व्यक्तिगत स्तर पर जो दल बदल होते थे वो काफी हद तक रुक गए हैं। अब विधायक या सांसद को डर लगेगा ना कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो दल बदल के आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, तो पार्टी चेंज नहीं करेगा। और सामान्यतः ये दिखता भी है, यानी व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले दल बदल में काफी कमी आई है। दूसरा, दल का विभाजन भी रुक गया है, 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 विभाजन भी रुक गया है, रुक गया है। देखो, जब 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें एक प्रावधान रखा गया था कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के सदन में उपस्थित 1/3 सदस्य अगर अपनी मूल पार्टी से अलग होना चाहें तो इसे दल का विभाजन माना जाएगा और इस आधार पर सदस्यों को डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जाएगा। यानी दल के विभाजन की अनुमति दी गई थी, जो मूल 10th शेड्यूल थी उसके अंदर, कि अगर पार्टी के 1/3 सदस्य अपने दल से अलग होना चाहेंगे तो यह माना जाएगा कि इस दल का विभाजन हो गया और इस आधार पर जो सदस्य अलग हुए हैं उनको डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? राज्यों के स्तर पर थोक में दल बदल होने लग गए। 1/3 से ज्यादा सदस्य पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाने लग गए। तो फिर इस समस्या से निपटने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इसके द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि दल का विभाजन तो हो ही नहीं पाएगा। यानी दल के विभाजन के प्रोविजन को खत्म ही कर दिया कि दल का विभाजन हो ही नहीं सकता है। हालांकि इसमें यह व्यवस्था जरूर कर दी कि अगर दल के 2/3 सदस्य चाहें तो वो दूसरे राजनीतिक दल में मर्ज कर सकते हैं। तो दल बदल के प्रावधानों के लागू होने के बाद क्या हुआ? दल का स्प्लिट होना तो बंद ही हो गया, दल का विभाजन तो बंद ही हो गया। हालांकि 2/3 सदस्य हैं वो दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी राजनीतिक पार्टियों में संभव नहीं है। छोटी राजनीतिक पार्टियों में तो संभव है। जिस पार्टी के सदन में 2, 4, 6 सदस्य हैं, 1 सदस्य है, तो वो तो दूसरी पार्टी में शामिल हो ही सकते हैं। लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी में 200 सदस्य हैं, 100 सदस्य हैं, तो कैसे किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में मर्ज करेंगे? तीसरा, इससे सरकारों के स्थायित्व में वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। इससे निश्चित रूप से सरकारों के स्थायित्व में वृद्धि हुई है, सरकारों के स्थायित्व में वृद्धि हुई है, स्थायित्व में वृद्धि हुई है। अरे दल बदल रुक गया तो सरकारों में स्थायित्व तो बढ़ ही गया ना। अब एमपी एमएलए आसानी से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, तो इससे सरकारें स्थिर होने लग गई, स्टेबल होने लग गई। लेकिन एक कमी भी है, एक लूप होल खोज लिया राजनीतिज्ञों ने, एक लूप होल दोबारा खोज लिया, इसके अंदर लूप होल दोबारा खोज लिया दल बदलू लोगों ने। अब जैसे एमपी एमएलए क्या करने लग गए? अगर एमपी या एमएलए
सदन में पहुंचने के बाद अपने राजनीतिक दल को स्वेच्छा से छोड़ते हैं या किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो दल बदल के आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। और एक बार अगर किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया तो फिर वो मंत्री भी नहीं बन सकता है। तो एमपी एमएलए ने इसका एक नया तरीका निकाल लिया, विशेष रूप से राज्यों के स्तर पे जो विधायक है उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया। विधायक क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी के साथ साथ सदन से भी त्यागपत्र दे देते हैं। तो जब सदन से ही त्यागपत्र दे दिया तो फिर मुद्दा ही खत्म हो गया ना। अगर कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो फिर उसको सदन से डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाता है। और अगर कोई सांसद या विधायक सदन से ही त्यागपत्र देते कि मैं सदन से ही त्यागपत्र दे रहा हूं, तो उसके ऊपर दल बदल के प्रावधान तो लागू हो ही नहीं सकते हैं। जैसे रिसेंट में ऑपरेशन लोटस चला, कहां पर, मध्य प्रदेश में चला, कर्नाटक में चला। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने बल्क में 15-20 विधायकों ने क्या कर दिया, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विधानसभा से ही त्यागपत्र दे दिया कि अब हम विधायक ही नहीं रहेंगे, अब आप हमारे ऊपर कार्रवाई क्या करोगे, हम तो विधायक ही नहीं है। और त्यागपत्र देने के बाद सदन की सदस्य संख्या और कम हो गई। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 विधायक हैं, इसमें से 113 विधायक तो थे कांग्रेस के पास और 107 विधायक थे बीजेपी के पास और 10 विधायक अन्यों के पास थे। फिर मान लेते हैं यहां कांग्रेस के 20 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया, तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 93 हो गई। और 107 बीजेपी के विधायक हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 और 10 अन्य विधायक थे तो 210। बीजेपी के पास सीटें रह गई 107, तो अब बहुमत इनको मिल जाएगा। अगर 20 कांग्रेस के लोग सदन से ही त्यागपत्र दे देंगे तो सदन में कांग्रेस की सदस्य संख्या तो 93 रह गई। और फिर जो 20 लोगों ने जो त्यागपत्र दिया, ठीक है, जब बीजेपी की सरकार बन गई तो इनको मंत्री वगैरह बना दिया गया। और जब कोई व्यक्ति मंत्री बनके फिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है, लोगों से वोट मांगता है, तो लोग वोट भी ज्यादा देते हैं कि अगर मंत्री से जुड़ेंगे तो ये हमारे कुछ काम वगैरह भी करवा देगा। तो एक नई प्रकार की समस्या दल बदल के प्रावधानों के सामने उभर के आई है। इससे निपटने की भी कोई व्यवस्था 10वीं अनुसूची में नहीं है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, फिर ऐसा ही कर्नाटक में हुआ। तो देखो, कानून चाहे कोई कितना ही मजबूत क्यों ना बना लो, उससे पूरी समस्याएं सोल्व नहीं हो सकती हैं। दल बदल के संबंध में हम कितना भी स्ट्रॉन्ग कानून बना लेंगे तो सारी समस्याएं सोल्व नहीं होंगी। समस्याएं सोल्व तभी होंगी जब जनता का इनलाइटमेंट होगा, जनता प्रबुद्ध जनता बनेगी, जनता जागरूक बनेगी, वो दल बदलुओं को खारिज करना शुरू कर देगी। अगर दल बदलू विधायक और सांसदों को जनता ने खारिज करना शुरू कर दिया तो फिर वो ऑटोमेटिक ही दल बदल करेंगे ही नहीं ना। तो इसका अल्टीमेट समाधान तो यही है कि जनता है वो समझदारी से वोट करे, दल बदलुओं के पक्ष में मतदान नहीं करे। तो इस तरह से हमने दल बदल के प्रावधानों को डिटेल रूप से देख लिया। सो थैंक यू वेरी मच।